हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेक्शन सी कवर करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे और स्टैंडर्ड वहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, अगर सेक्शन सी का हम बात करते हैं, ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ शेल, किसी एक शेल के थ्रू क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है। ठीक है। हैविंग एन इलेक्ट्रोलाइट्स, द पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। हाँ, सारी कहानी आप पहले से जानते हो। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे एंड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स द एनोड। कह रहे ये सारी चीजें आपको पता है। तो पूछना क्या जाता है, इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट द सोल्यूशन। जैसे वहां पर आपको यही कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोड था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर था, और मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा एनोड, ये कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, आपको पता है नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर अगले पल कहता है कि अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए, ठीक है, अगर ऐसा हम कुछ कर देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एनोड कैसे रहने देते हैं और कैथोड की सोल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो अब क्या होगा घटना। तो पहले की घटना तो ये थी फर्स्ट। अब वो कह रहे कि अगर हम ऐसा कर दे तो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर करते हैं तो आपसे पूछना है क्या चाहता है। यहाँ पर कह रहे कि अगर कैथोड को इस सोल्यूशन से बाहर निकाल दिया जाए, तो कहा गया कि आप खुद देखो, अगर इस सोल्यूशन से बाहर निकल गया, क्या ये दोनों रॉड इलेक्ट्रोड एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट हो पाया? नहीं, यहाँ पर कनेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन था? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो क्योंकि अगर कहीं पर हम करंट का फ्लो चाहते हैं होता रहे, ठीक है, तो वहां पर हम चाहेंगे कि वो एक्सटर्नली और इंटरनली क्या हो, कनेक्टेड हो। एक्सटर्नली तो है, इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, वहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा होगा तो होगा, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होगा। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल मूव टूवर्ड्स एनोड। कह रहे अब दोनों, क्योंकि अब यहाँ पर एनोड बचा है, कह रहे कि अब दोनों लोग क्या कर जाएंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव एनोड की तरफ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एनोड वाइल नेगेटिव आयन विल स्टॉप मूविंग। कह रहे अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले बेचारे कुछ नहीं करेंगे। ये भी गलत है। अब बताओ, द नेगेटिव आयन विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स एनोड वाइल पॉजिटिव विल स्टॉप। कह रहे हैं कि नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो शायद पॉजिटिव वाला ही जाके मूव कर रहा है, और नेगेटिव वाला जाकर के इस पे आप बताओगे डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला कुछ नहीं करेगा। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अब बताओगे पॉजिटिव नेगेटिव वाले अब जो हो जाएंगे, एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अब उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं, करंट का फ्लो नहीं, तो ये रेंडमली इधर उधर वैसे मोशन करते रहेंगे। तो बताओगे वही आखिरी में कह रहा है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग रेंडमली, क्योंकि अब वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है। अब मान लो कि उस प्रकार से मूव करेगा जैसे अगर यहाँ पर कोई भी रॉड नहीं होता, वैसे एक एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया, जैसे घूमते हैं वैसे ही यहाँ पर घूमेगा। इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक, कौन ऐसा है जो क्या करेगा, सेल के वोल्टेज को बढ़ा देगा। देखो यहाँ पर सेल लिखा है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसके लिए जब ई सेल लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन ना लॉ। चलिए आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप कहेंगे SN2 प्लस की कंसंट्रेशन अपान, क्योंकि सॉलिड इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आएंगे Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। अब आपको यही बताया गया और आपसे यहाँ पर पूछना चाहते हैं क्या, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या किया जाए जिससे कि ई सेल की वैल्यू बढ़ जाए। देखो ई नॉट सेल तो फिक्स होता है, अब आपको ये बढ़ाना, और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाओगे ना तो इधर वाली पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ई नॉट में से हमें ज़्यादा घटाना पड़ेगा और कम बचेगा, तो ई सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो ओवरऑल इधर माइनस की इधर वाली जो भी वैल्यू उसको कम कर देगा, और ये वैल्यू फिक्स है। अब इसमें से हमें कम घटाएंगे तो ज़्यादा बचेगा। इसलिए याद रखना, आपके पास यहाँ पर दो ऐसा कह सकते हैं, SN2 प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर ये घट जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं SN2 प्लस को घटाने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तब वहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ सकती है। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे बढ़ सकता है। और दूसरा आपको कह रहा है कि अगर हम चाहें तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो सकता है,
कि तब भी यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं ऑप्शन इंक्रीज इन साइज ऑफ सिल्वर रोड, ऐसा कुछ नहीं। अब बताओ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन Sn2+ आयन, Sn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, देखो घटाने पर बढ़ेगा, और अगर बढ़ाओगे तो अब बताओ कि ये घट जाएगा, ये भी गया। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन, तो अब बताओ कि ये सही है। अगर Ag+ आयन की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताया कि अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, तब जाकर के इंक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और इसमें क्या बताता है। 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू 3 सॉल्यूशंस। कह रहे 3 सॉल्यूशन है और उसमें कितने मोल, 3 मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया जा रहा है, 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, इन अ सक्सेशन कंटेनिंग, एक में रखा गया है AgNO3, एक में कॉपर सल्फेट है और एक में AuCl3 है रेस्पेक्टिवली। द मोलर रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ कैटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड, तो सबके कितने कितने मोल का रेशियो वहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर रिड्यूस होगा। तो चलिए अगर मैं इसको आपको बताऊँ यहाँ पर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए AgNO3 में Ag कौन से चार्ज के साथ है, Ag+। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होगा, और गोल्ड की अगर बात करते हैं वो 3+ के साथ होगा ना। और आपको पता है सब में 3 मोल इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। आपको पता है कि एक Ag को रिड्यूस होकर के Ag सॉलिड में जाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 1 मोल से इतना हो जाएगा, तो खुद बताओ फॉर, अगर वहाँ पर वही कहते हैं फॉर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा, 1 मोल से, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका कितना Ag मिला, 1 मोल Ag ना, तो 3 मोल से कितना हो जाएगा बताओगे, 3 मोल Ag आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉपर से, एक कॉपर सॉलिड बनाने के पीछे, क्योंकि कॉपर आएगा कॉपर 2+ से, आपको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बताओगे 2 से 1 मोल बना है, हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बना, ऐसे देखना 1 मोल Cu, तो 1 से कितना हो जाएगा 1/2 मोल कॉपर। लेकिन हमसे कहा कि हम आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना, हमने कहा ठीक, अगर 3 मोल दोगे तो 1 का हिसाब आ गया है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओगे, 3/2, बोले तो यहाँ पर 1.5 मोल कॉपर। 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर वाले कॉपर सल्फेट में देंगे तो 1.5 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। ऐसे अगर हम आते हैं यहाँ पर गोल्ड को, 1 मोल गोल्ड को बनाने के लिए जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लेगा वो, ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, तब यहाँ पर जाकर के गोल्ड बनता है। और आपको पता है कितना मोल इलेक्ट्रॉन दिया गया था, इसका मतलब बताओ कि यहाँ पर डायरेक्ट 3 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका 1 मोल गोल्ड मिल जाएगा। तो बताओ सब में 3-3 मोल दिया। तो अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, अगर इनका रेशियो लें सिल्वर का, जैसे वहाँ पर उसने बताया, अगर हम सिल्वर का लें, फिर कौन था, कॉपर ले, फिर यहाँ पर गोल्ड था, तो कितना सिल्वर 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 मोल, ठीक है। लेकिन कॉपर के लिए भाई 3 मोल के लिए हमारा 1.5 मोल है, और गोल्ड के लिए 1, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ ये 1.5 है इतना। और ऐसा आंसर है नहीं तो हम क्या करते, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 हो जाएगा, 1.5 गुणे 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6:3:6:3:2। अब बताओ डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहे कि यहाँ पर Zn Zn2 Zn2 ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन C1 है, फिर Zn2 से Zn जाने में C2। आप देख रहे हैं सेम इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन और सेम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, तो ये कौन सा सेल बन जाता है बताओ, ये कंसंट्रेट सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल है, और कह रहा है कि हमको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और हम सबको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी बराबर -NEF हो जाता है ना। और आपको पता है जब -NEF होगा तो आपको पता है अगर इसका साइन माइनस तो पहले से ही है, अगर ये माइनस ही चाहिए आपको, तो इसका मतलब ई शेल को क्या होना पड़ेगा, आपको पता है ई शेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिससे ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली डेल्टा जी को नेगेटिव ही रहने दे। और डेल्टा जी ई नॉट शेल, ई शेल आपको पॉजिटिव चाहिए, और किसी कंसंट्रेशन सेल के लिए मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, ई नॉट शेल की वैल्यू ऑलवेज 0। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, अगर हम इसके लिए लिखेंगे ई शेल
बराबर ए नॉट शेल तो 0, अब बताओगे माइनस 0.059 अपान एन, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है लॉग। अब देखना, मैंने आपको पढ़ाते समय यहाँ पर एक बात बताया, देखो ये हमारा रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट, और इधर जाएंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब हमें पता है यहाँ पर क्या करना था। ठीक है, लॉग की वैल्यू लॉग क्यों लिखना था, और क्यों हम क्या लिखते थे पहले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान फिर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन C1, हम यहाँ पर लिखेंगे C1, और यहाँ पर इसकी वजह से ये रिएक्टेंट है ना, अब तो क्या है C2 ऐसे। तो अब ये बन चुका है, और मैंने आपको पढ़ाते समय एक बात बताया, अगर आप चाहते हो जो साइन बना है, जो साइन है वही साइन बना रहे, तो आपको लॉग के बाद वाली ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे वाला कम। लेकिन आप इस साइन को अगर चाहते नहीं पलटना चाहते हो, तो आपको C2 को नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा ऊपर वाला कम करना पड़ेगा। और हमारा टारगेट ये हमें पॉजिटिव चाहिए, हम चाहते हैं इस शेल की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जो साइन है उसके अपोजिट, तो आपको अभी इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा ऊपर वाले। तो C2 इज ग्रेटर देन C1 करना पड़ेगा, तब बताएंगे C वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दें। चलो अगला क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से यहाँ पर है, आपसे कहा जा रहा है कि देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेशर हाइड्रोजन गैस का P1, यहाँ पर P2 है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और मैंने आपको बताया था कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब ई शेल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। कहीं पर EMF ऑफ शेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, याद रखना कि इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, वहाँ पर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वहाँ पर हो रही है। अब आप बताओ इसमें हमको पॉजिटिव लाना है तो हम क्या करें। फिर से मैंने कहा देखो ये हमारा रिएक्टेंट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, क्योंकि हम दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं तो इनका प्रोडक्ट ये होगा, इनका प्रोडक्ट ये होगा, इनका रिएक्टेंट ये, इनका रिएक्टेंट ये। अब चलो अगर मैं यहाँ पर ई शेल लिखूँ इनके लिए, ई शेल देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का वैसे भी 0 होता था, और यहाँ पर शेल की तरह है तो वो 0 तो सबका होता है। अब बताओ कि माइनस 0.059 अपान एन, लिखना चाहें तो 2 है, यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग। बताओ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन और इनके वाले दोनों आयन की कंसंट्रेशन सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप केवल प्रेशर को लिखोगे। ये वाला जो ऑक्सीडेशन वाले का जो प्रेशर वो तो रिएक्टेंट के रूप में है, और यहाँ पर जो H2 है वो प्रोडक्ट के रूप में। पहले हम इसी को लिखेंगे, इसका प्रेशर कहेंगे P2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान ये रिएक्टेंट वाले का P1। और बताओ टारगेट क्या है, E नॉट शेल का पॉजिटिव करना है, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। और मैंने भी आपको बताया जो साइन वही साइन मेंटेन करके रखना है तो ऊपर वाले को ज़्यादा कर दो, बदलना है तो नीचे वाले को ज़्यादा कर दो। अगर हम चाहते हैं E शेल की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना है पता है, यहाँ पर हमको P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P2। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं पॉजिटिव साइन। तो 1 1 1 में आपने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर कहा जाए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, क्या स्टेटमेंट आपको गलत लगता है। कह रहा है कि सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल ऑन द राइट साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। देखो इसका मतलब क्या है, कह रहे अगर सेल पोटेंशियल थे, आपको पता है सेल पोटेंशियल कौन सा सेल पोटेंशियल, अगर कह रहे सेल पोटेंशियल इज गिवन, अगर ई शेल हम निकालना चाहें, देखो इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें, कह रहे हैं कि बाई सेल पोटेंशियल इज गिवन बाई पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल, कौन सा, राइट हैंड साइड वाले का। और आपको मैंने बताया था राइट साइड कौन सा हो जाता था, ये लेफ्ट साइड होता, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा क्या हो जाता था, और राइट हैंड साइड। और आपको अभी याद हो तो मैंने कहा राइट हैंड साइड क्या हो जाता था, कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ शेल, और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल की बात करता है, और राइट साइड जो हो जाता है वो रिडक्शन हाफ शेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं सेल, अब वहां पर कहते हैं पोटेंशियल हाफ शेल, हाफ शेल का पोटेंशियल किसका, राइट साइड, राइट साइड मतलब यहाँ पर कैथोड, तो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं ई कैथोड का माइनस ई यहाँ पर एनोड का, क्या ये सही होगा। अब बताओगे सही होगा। देखो आपको इसमें कुछ बता नहीं रहा, सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल ऑन राइट हैंड साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल लेफ्ट हैंड साइड।
कौन सी पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन, ये कुछ नहीं बोला। और मैंने आपको बताया था आईपीसी कन्वर्जन के हिसाब से अगर कभी पोटेंशियल्स में आपको ये ना बताया ऑक्सीडेशन का है कि रिडक्शन क्या, ऑलवेज क्या रिडक्शन। और अगर दोनों का रिडक्शन, कैथोड और एनोड का अगर रिडक्शन है तो आप कैथोड माइनस एनोड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये लाइन तो सही है, हमें पूछा गया इनकरेक्ट। अगला देखते हैं, सेल पोटेंशियल गिवन बाय, कह रहा है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन की वैल्यू, जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू, दोनों को जोड़ लोगे तो ये सही हो जाएगा। और आपको बताया मैंने इसी से तो आपको कहा था कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे ऐसे ही तो करते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली, जिसका ऑक्सीडेशन उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू, जिसका रिडक्शन उसके रिडक्शन की वैल्यू को ऐड कर लेते थे, तो ये आ जाता था। फिर कह रहा है सेल पोटेंशियल इज गिवन बाई ए नॉट शेल बराबर कैथोड माइनस एनोड। यही चीज़ को जो अभी यहाँ पर थ्योरी में लिखा था उसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिख दिया, कैथोड माइनस एनोड। और आपको जब कुछ नहीं मेंशन कर रहा है इसका मतलब बताओगे तो एसआरपी की ही वैल्यू बात कर रहा है, रिडक्शन दोनों का है, तो जब दोनों का रिडक्शन होगा तो कैथोड माइनस एनोड। अच्छा दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, याद है क्या होता है, तब एनोड माइनस कैथोड होता है, दोनों का ऑक्सीडेशन होता तो हम कहेंगे भाई हमें पहला भी सही लग रहा है दूसरा और तीसरा, तो कहेंगे इसका मतलब कोई भी गलत नहीं, नन ऑफ द अबव। चलो इसमें देखते हैं यहाँ पर 113, टाइम टेकन टू कंप्लीटली डीकम्पोज 36 ग्राम ऑफ वाटर बाई पासिंग 3 एम्पियर करेंट। 3 एम्पियर के करंट को अगर हम क्या करते हैं 36 ग्राम वाटर के अंदर पास करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसको पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट होने में, डीकम्पोज होने में। तो मैं आपको पहले बताऊं, अगर वाटर डीकम्पोज हो रहा है तो वो किस में जाएगा पता है, H2 प्लस हाफ O2, क्योंकि यही मिल करके वाटर बनाते हैं, ये टूटेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये 1 मोल वाटर की कहानी है, 1 मोल वाटर की कहानी, तो H2 और O2 बना रहा है क्या। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, याद रखना यहाँ पर H का जो, अब 1 मोल तो आपको दिख ही रहा है ना, H का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है और ऑक्सीजन का माइनस। अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं +1 से ये 0 ऑक्सीडेशन में, तो आपको बताइए यहाँ पर 2 H हैं, 2 H से यहाँ पर तब एक H2 बनेगा, तब बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर मैं कह दूँ कि O- से O2 में जाना पड़ रहा है, 2- से 0 होना पड़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन, तो अब बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर 1 मोल की कहानी को समझें तो 1 मोल वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके H2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पर H+ इसका H2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन O निकल करके O2 बना लेता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। तो चार्ज का अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो X की वैल्यू आप बताओगे इस कंडीशन में 1 मोल के केस में आपको 2 नजर आता है, ठीक। हमसे क्या पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम के पास आपके पास एक फॉर्मूला है, Q बराबर I/T। अगर हमें चार्ज पता चल जाए, आपको पता है ये 1 मोल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 मोल चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 है मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और आपको पता है 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होता है 96500, और 2 मोल का मतलब उसका जस्ट डबल हो जाता है। हमें तो ये लगाना है, लेकिन याद रखना हम कितना मोल, यहाँ पर 2 रखें कि 4 रखें, क्या आपको दिया है अमाउंट 36 ग्राम वाटर है। अगर वाटर 36 ग्राम है तो वाटर कितना मोल, हमने तो अभी 1 मोल की कहानी बताई, वाटर कितना हो जाएगा बताओगे, इसका मास अपान मॉलिक्यूलर वेट 18 दूनी 36, ये 2, मतलब वाटर का एक्चुअली जो टोटल मोल है वो 2 मोल है, हमने तो 1 मोल के लिए लिखा। अगर हम बात करते हैं कि हम जानते हैं 1 मोल H2O, तो उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर फॉर 2 मोल H2, अगर 2 मोल H2O की बात है तो तब क्या बताओगे 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब अगर 36 ग्राम वाटर लेके चलोगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और 4 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको बताए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 96500 कूलम, तो 4 पे कितना हो जाएगा उसका 4 गुना। हमसे T पूछा गया तो T बराबर कहोगे सर Q/I करना पड़ेगा। अच्छा Q कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन आपने फ्लो कराया उसका चार्ज देख लो, तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 मोल है और एक पे कितना 96500 अपान, और टाइम देखना यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ का हिसाब था। और अगर हम देखते हैं कि करंट एम्पियर, एम्पियर कहाँ गया, कितना 3, यहाँ पर 3 कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, किस में आएगा भाई, सेकंड में। लेकिन हमें पता है कि हमें सेकंड में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, आवर्स में, ये सेकंड में आएगा।
और आपको बताए सारे आंसर आवर्स में बताएंगे। अगर सेकंड को आवर्स में बदलना है 3600 से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बताएंगे सेकंड आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ये, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वही 35.8 आवर। ठीक है, तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मल्टी स्टेप्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये सब बहुत अच्छे है, जब भी आप सेक्शन देखो आप इसको रिवाइज करो, सेक्शन सी के क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगा, 36 ग्राम वाटर दे दिया है। हमने कहा अगर एक वाटर की कहानी हमें पता चलती है 1 मोल वाटर की, तो उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो उसकी वजह से 2 मोल का चार्ज होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। लेकिन हमने कहा कि हमें 36 ग्राम देकर के उसने कह दिया कि हम वाटर आपको 2 मोल दे रहे हैं, और हमको पता है 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 2 मोल से कितना 4 मोल आ जाएगा। तो मतलब टोटल यहाँ पर इसको लिस्ट कराने के लिए हमें 4 मोल इलेक्ट्रॉनों को भेजना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हम देखेंगे 1 मोल पे 96500, तो 4 मोल पे इतना। तो अब बताओ कि फिर हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको आवर्स में कंप्लीट करेंगे, कि अपन आई का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करें। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पर बताता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस अगर हम देखते हैं, कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक, क्या पूछना चाहता है, अब पूछ रहा है कि रिएक्शन एट कैथोड, कह रहे कैथोड पे जो रिएक्शंस होगी वो कुछ ऐसा होगा, ये 0 से 2 प्लस जाएगा। आपको हमेशा से पता है कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, ये कहाँ से ऑक्सीडेशन कराने लगे, गलत। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आप बताओगे ई शेल बराबर कह रहे हैं यहाँ पर कॉपर का और सिल्वर का सबका बराबर हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये गलत है। फिर बताओगे कह रहे हैं कि इधर वाले देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, कह रहे हैं इस रिएक्शंस में, रिएक्शंस आपको जो दिख रहा है तो देखिए, कह रहे हैं नहीं सिल्वर को ऑक्सीडाइज करा दो और इसको रिड्यूस करो। अब बताओगे नहीं सर सिल्वर को भी तो रिड्यूस करके लिखा है, कॉपर को भी रिड्यूस करके लिखा है। अब दोनों को रिड्यूस करके लिखा है, इसका मतलब थोड़ी ना दोनों यहाँ पर रिड्यूस होंगे। मैंने कहा था ये 2 लाइन है, इसके जो लेफ्ट साइड होगा वो ऑक्सीडेशन की तरह ही काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, और जो इधर रहेगा वो रिडक्शन हाफ शेल की तरह काम करेगा। अब चाहे यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज रिप्रेजेंट करे चाहे रिड्यूस। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारी मेन रिएक्शन में सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इन्होंने इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरफ लिखा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कराने की बात कर रहे हैं। आप बताओगे ये भी गलत। तो हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट। आप बताओगे कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हम चौथे वाले को टिक करेंगे, नन ऑफ द एबव। 115 कह रहे द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ शेल विल बी नेगेटिव इफ। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन हाफ शेल का नेगेटिव कब होगा, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल का तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, रिडक्शन वाले का मतलब आपको मैंने बताया, तो 2H से वो किस में जाएगा, H2 में। और आपको पता है कि इसके लिए अगर हम लिखेंगे ए रिडक्शन, तो ए नॉट रिडक्शन तो 0 ही होता है, डायरेक्ट में लिखूंगा यहाँ पर -0.059 अपान n लॉग। अब बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, जो गैसेज होते हैं उनके लिए प्रेशर ऑफ H2 अपान, यहाँ पर आयन है H+, लेकिन उसके कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर। और मैंने आपको 2 बार बताया, तीसरा यहाँ पर फिर से हम लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या साइन चाहिए, अगर आपको नेगेटिव साइन ही चाहिए तो ये ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा और नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर हम क्या चाहते हैं इसका उल्टा कि पॉजिटिव, तो नीचे वाले को ज़्यादा ऊपर वाले को कम। लेकिन इसने क्या बोला, कह रहे मुझे नेगेटिव साइन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर नेगेटिव साइन चाहिए तो याद रखना, तो ये आपका प्रेशर ऑफ H2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, H+ की कंसंट्रेशन के ही नहीं है, जो यहाँ पर पूरा टर्म है स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू जो होगी H+ के स्क्वायर करने के बाद भी ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तब बताएंगे तभी वहाँ पर नेगेटिव साइन बरकरार रहेगा। तो चलो अब देखते हैं हम खुद। अगर प्रेशर को 1 atm रखा और कंसंट्रेशन को 2, आप ऐसे देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4, नीचे वाला तो ज़्यादा होगा, ये 4 बता रहे 1, अब बताओगे पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा टारगेट ऊपर वाला वैल्यू। फिर से इसको 1 किया, इसको 1 किया, तो बताइए 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ये तो 1 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा उस कंडीशन में, हमें नेगेटिव चाहिए ना कि 0। फिर यहाँ पर देखो कह रहे प्रेशर के काम करो 2 atm रख लो, हमने कहा ठीक है। कह रहे H+ को 1 रख दो, हमने कहा ठीक है। अगर इसको 2 रखेंगे, 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो अब बताओ कि इस कंडीशन में सही हो जाएगा। अब बताओ कि सी वाला सेटअप सही है, सी वाला जो सेटअप है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 116 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको रिडक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं, बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल व्हेन। इसका मतलब समझो, कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं, नहीं ऐसे कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, मतलब ई शेल बराबर
ए नॉट शेल। अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह है क्वेश्चन। चलिए, कहा गया आइदर एनोड और कैथोड इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सॉरी, यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा, स्टैंडर्ड, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है, सॉरी ये कहना चाहता है। ई शेल बराबर कह रहे हैं ई नॉट शेल बराबर ए नॉट रिडक्शन। ठीक है, ये कब होगा, अच्छा ये था क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे ए नॉट शेल कब, ए नॉट रिडक्शन के बराबर होगा। आप कहेंगे पहले तो हम फॉर्मूला बताएं। मैंने आपको बताया था ए नॉट शेल बराबर, आपको बताया था ए नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ए नॉट रिडक्शन। ठीक है, ये हो जाता। अब तक ये था यहाँ पर, और आपको पता है ये दोनों कब बराबर होंगे, ए नॉट शेल बराबर ए नॉट ऑक्सीडेशन, ये तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0। और आपको पता है इसकी वैल्यू 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये कहेंगे आइदर एनोड और कैथोड इज हाइड्रोजन, कह रहे आइदर लगा रहे हैं, नहीं आपको रिडक्शन के बराबर करना ही है नहीं। अब बताओ एनोड इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आप सही कह सकते हैं। अगर एनोड को हम, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अगर एनोड को हम क्या कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है, ई ऑक्सीडेशंस कर देते हैं। एनोड को ऑक्सीडेशन हासिल मतलब कि हाइड्रोजन को अगर हम क्या कर देते हैं वहाँ पर एनोड की तरह यूज़ करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू 0, तभी ए बराबर इसके हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं 117 नंबर। कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ द कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, अगर कॉपर की रिएक्शन कह रहे हैं हम क्या करा देते हैं यहाँ पर HNO3 से, तो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो वैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो पाए जाते हैं लोग, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पर भी ये डाइल्यूट एसिड है और ये तो हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, क्या इसकी रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं आपको बताऊँ वैसे तो ये 0 है और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, तो हमें लगता है कि जो जितना नीचे पाया जाएगा, ठीक है, वो अपने आप को रिड्यूस करना पसंद करता है, ऑक्सीडाइज करना नहीं। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है, याद रखना यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, इसको देखना। तो कॉपर आपको लगता है H+ से रिएक्शंस करेगा, H+ से रिएक्शंस कराते तो होता नहीं, लेकिन कॉपर को ये टारगेट नहीं करता। ये नाइट्रेट आयन जो कि एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या हो जाता है बताओगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या कर जाएगा, इनको पता है, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। और यहाँ पर CuNH3 CuNO3 का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट बना देता है। तो आप बताओगे कि अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, स्पेशल केस है, तो आप बताओगे यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन पहले ऑप्शन कह रहे हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू Cu2+ आयन, सही बोल रहे हो, लेकिन किसके द्वारा कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के द्वारा। ये हाइड्रोजन आयन इसके लिए जिम्मेदार नहीं, कौन जिम्मेदार है, ये, ठीक है, नाइट्रेट। इसलिए पहला ऑप्शन गया जो हाइड्रोजन आयन बोला, लेकिन अगला ऑप्शन देखो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू Copper2+ आयन बाई नाइट्रेट आयन, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। तो यही आपका सही ऑप्शन है। कह रहे इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मतलब बताओगे ए नॉट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो जिसका आपको पता है हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं वो 0 होता है, और हाइड्रोजन के नीचे जो हो जाते हैं उन्हीं का क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा, अगर हम SRP के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। और याद रखना जिसके SRP की वैल्यू जो जितना नीचे होगा वो अपने खुद को रिड्यूस करना पसंद करेगा, खुद को क्या चाहेगा, रिड्यूस करना। उसका क्यों, क्योंकि उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। और हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हम ऐसा कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से समझना है, अगर मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई मेटल है या फिर कोई भी चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे है, अगर इन दोनों में हम कंपेरिजन कराएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है नीचे हुए क्रम में ऐसे, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू, इसकी पॉजिटिव, इसकी 0 है, तो अब आपसे पूछा इन दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेरिजन करेंगे तो कौन क्या चलना चाहेगा, या जो नीचे होगा खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा मेटल M+N में है, तो वो चाहेगा कि हम M में पहुंच जाए, और हाइड्रोजन उस कंडीशन में क्या चाहेगा पता है, वो कहेगा हम अब इनके ऊपर पाया जा रहा है, अगर ये रिड्यूस होना चाहते हैं तो हम क्या होंगे, ऑक्सीडाइज,
तो हाइड्रोजन वहाँ पर ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो ये कुछ बातें अगर आपके माइंड में बैठ गई ना तो फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। अगर हम कभी कंपैरिजन करें हाइड्रोजन का और उसके नीचे कोई पाया जाता है तो नीचे वाला चाहेगा खुद को रिड्यूस करना, वो चाहेगा अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर ले, और ऊपर वाला जो चाहेगा मतलब हाइड्रोजन वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन यहीं पे एक लाइन और समझो, अगर इसके ऊपर कोई है, मान लेते हैं यहाँ पर एम का मैंने एन लिख दिया, ऐसा कोई मेटल है एन नाम का, ठीक है, अगर इसको लिखते हैं तो यहाँ पर जो कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर हाइड्रोजन और इनकी तुलना किया जाए तो अब ऊपर वाला जो जितना ऊपर होगा ये चाहेगा खुद को ऑक्सीडाइज करना, ये कहेगा मैं तो इसमें जाने का मन है। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो हो जाएगा, याद रखना, वो अपने आप को चाहेगा कि वो 2H+ से किस में हो जाए, H2 में। तो ये लाइन अगर आपको समझ में आती है, अगर हाइड्रोजन के नीचे कोई है उससे कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप को क्या कहेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, नीचे वाला रिड्यूस करेगा। लेकिन हाइड्रोजन और उसके ऊपर कोई पाया जाने वाला अगर कोई है उससे कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा और नीचे वाला रिड्यूस। तो ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर दो लोगों से हम कंपैरिजन करें ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में तो आप ऐसा कह सकते हैं जिसके SRP की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो अपने आप को क्या चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूस, जैसे अब इन दोनों में से इसकी वैल्यू कम होगी और ये इनके तुलना में ज्यादा, तो ये ऑक्सीडाइज चाहेंगे, ये अपने आप को रिड्यूस। और इन दोनों का अब इनकी वैल्यू कम, इनकी वैल्यू ज्यादा, जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा। जिनकी वैल्यू कम तो क्या चाहेंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, जिसका ज्यादा वो रिड्यूस करना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के ऊपर फिर से सुन करके पढ़ते हैं। कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, कोई भी एक है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया, इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। क्या ये सही है, गलत नहीं, मैंने कहा नीचे पाया जा रहा है तो इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नहीं, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तभी तो अपने आप को रिड्यूस कर लिया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज। ये इसका रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि जो फॉर्म उसका स्टेबल होगा वही काम करेगा। ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है मतलब इसका ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। लेकिन उल्टा बोल रहा है, कह रहे ऑक्सीडाइज फॉर्म इसका ज़्यादा होगा, इनसे गलत। फिर कह रहे इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब इनका मेटल का रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। सही कह रहे हैं, कह रहे इनका रिड्यूस्ड फॉर्म ये और हाइड्रोजन का रिड्यूस्ड फॉर्म ये है। कह रहे अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये, क्योंकि ये इस घटना में जा रहा है जबकि ये इनसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तब बताओ कि बी वाला करेक्ट होगा। तो इसको थ्योरी पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, एक एक चीज़ें समझे रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ कि 118 में जो आपका आया है यहाँ पर वो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं 119, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकरेक्ट बोल रहा है, और आपको पता है कि ये तो सही बोल रहा है। फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रोकेमिकल से सबसे नीचे था तो आपको पता है वहां पर सबसे ज्यादा होगा। फिर कह रहे हैं लिथियम इज द वीकेस्ट, ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि लिथियम के पास कौन सी क्वालिटी अच्छी है, रिड्यूसिंग वाली अच्छी है, तो ऑक्सीडाइजिंग वाली कम होगी, ये भी सही कह रहा है। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अगर SRP की वैल्यू पॉजिटिव देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिड्यूस्ड फॉर्म। अभी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसमें हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं, कह रहे अगर SRP की वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रही है, SRP की वैल्यू किसी के लिए पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो अपने आप को हाइड्रोजन की तुलना में रिड्यूस करना चाहेगा। देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल एज द रिड्यूस फॉर्म, गलत, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट के लगाना था। तो आपको पता है कि वो कह रहा है कि अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर ये H2 था, मैंने कहा यहाँ पर ये था, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप को क्या चाहेगा, अपने आयनिक फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में जाना चाहिए, खुद को रिड्यूस करना, ठीक है, खुद को क्या चाहेगा, वो रिड्यूस कर ले, ऐसे रिड्यूस कर ले। और हाइड्रोजन क्या चाहेगा उस कंडीशन में, कहेगा हम तो H2 से 2H+ बना लें, ये चाहेगा। और ये आपस में कंपेरिजन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा, मतलब इनका ये वाला फॉर्म स्टेबल होगा, इनका ये वाला फॉर्म स्टेबल होगा। फिर से पढ़े, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, जैसे कि इसके नीचे पाया जा रहा है तो पॉजिटिव है, कह रहे देन हाइड्रोजन गैस, मतलब ये इज मोर स्टेबल देन रिड्यूस फॉर्म, इसके रिड्यूस फॉर्म से नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टेबल होता तो इस फॉर्म में रहता, इसमें कन्वर्ट ना होता, और इसका रिड्यूस फॉर्म स्टेबल तब इसमें गया था। बताओ कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद कहता है लिथियम मेटल इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ सबसे ऊपर पाया जा रहा है तो होगा। चलो अगला क्वेश्चन 120, इसमें क्या बताता है इसको समझो। कंपाउंड XA, XB, XC आर एडेड इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स ABC सॉल्यूशंस, XB रिएक्ट। अब यहाँ पर लाइन कैसे लिखना, कह रहे XB रिएक्ट कर जाता है किससे, मैं ऐसे एरो से समझा रहा हूँ, A से एंड C से।
एक्स भी जो हो जाता है ए और सी नाम के कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है। ठीक, फिर कह रहा है एक्स ए डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ दीज, और एक्स ए से कहा कि भाई तुम भी किसी से रिएक्शंस करोगे, कहता नहीं, ना तो मैं बी से रिएक्शंस करूंगा ना तो मैं सी से रिएक्शंस करूंगा, क्योंकि इसके अलावा बी और सी बचे। फिर आगे बोलता है एक्स सी रिएक्ट विथ ए, ठीक है, लेकिन एक्स सी करके जो कंपाउंड है यहाँ पर, इसको एक साल्ट की तरह आप समझेंगे। अभी ये कह रहा है केवल भाई मैं रिएक्शंस करूंगा तो ए से करूंगा, कहा बी से करोगे, क्या कह रहे हैं बी से नहीं करूंगा, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि अब इनका एनायन ए बी और सी का एनायन लेना है, एनायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशंस। अब इसको समझो कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप उसको ऐसे एक थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप ले, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास मान लेते हैं KCl हो, KBr हो, KI हो, ऐसे था ना, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाए जाने वाला नॉन मेटल अपने ऊपर पाए जाने वाले नॉन मेटल उसके साल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। और आपको बताया कि मैंने कहा था फ्लोरीन किसको किसको, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे नीचे, उसके ऊपर क्लोरीन था। क्लोरीन से पूछा कहेगा मैं ब्रोमीन और आयोडीन को हटा सकता हूँ, ब्रोमीन से पूछा जाए मैं कहेगा कि मैं केवल आयोडीन को हटा सकता हूँ, आयोडीन किसी को नहीं। बस उसी कॉन्सेप्ट को अगर एक बार ध्यान में ला करके तब आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसमें क्या बता रहा है आपको कि अगर ऐसा कह रहे एक्स बी भाई साहब जो है ना वो ए और सी दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बी ऊपर है और ए और सी कहाँ पर नीचे होंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो था अगर आपको ऐसे याद करो, मैंने I2 Br2 Cl2 ऐसे अब तो लिखा था, और मैंने कहा था फ्लोरीन इन तीनों से कर सकता है, क्लोरीन इन दोनों से कर सकता है उनके साल्ट के सोल्यूशन से, और ब्रोमीन इनसे कर सकता है किसी से नहीं। इसका मतलब जिससे हर कोई रिएक्शन कर सकता है, इनसे कोई भी रिएक्शन कर सकता है, ये ऊपर होंगे। फिर एक्स से कह रहे भाई मैं किसी से नहीं करता हूं, और ये कह रहा है मैं केवल ए से करूंगी। इसका मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है एक्स ए किसी से नहीं करता है, मतलब ए का जो सॉल्ट है वो किसी से नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबसे नीचे है। और सी वाला कह रहा है कि मैं केवल ए से करता हूँ, इसका मतलब ये होगा इनका ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऐसे अगर एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो ये सबसे ऊपर, इसका कम एसआरपी, इसका और ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा। और यहीं पर कॉन्सेप्ट लगाना, जो जितना नीचे होगा उसके पास रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी। तो याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अरेंज द एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशंस, इनके ऑक्सीडेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इनके रिडक्शन का ऑर्डर हमसे पूछे, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन अगर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, खुद का रिडक्शन की बात हो रही है, खुद को रिड्यूस करने का मतलब जिसके एसआरपी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, नीचे जाते हैं तो एसआरईपी बढ़ रहा है, जिसके एसआरपी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना तेज़ी से क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस हिसाब से अगर हम रिड्यूसिंग पावर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन बी से ज़्यादा सी से ज़्यादा ए, ये रिडक्शन का पावर है। तो वही अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिड्यूस होता तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो फ्लोरीन के बाद खुद को रिड्यूस करने की सबसे ज़्यादा क्षमता है। हाँ, दूसरे को क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो वैसे अगर हम रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर का देखते हैं तो ए सबसे तेज रिड्यूस होगा, फिर बी उससे कम, और सी उससे कम, और बी सबसे कम। लेकिन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं तो इनके एनायन का तो आप कहते हैं बी सबसे ज़्यादा, फिर सी, और सबसे कम ए होगा, क्योंकि ए रिडक्शन में बड़ा तेज है, खुद को रिड्यूस करने में आगे है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने में सबसे पीछे होगा ये। और हमसे यही पूछा गया तो हम कहेंगे ये होना चाहिए, और इसके हिसाब से बी सी ए आप बताओगे, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी फिर सी फिर ए, क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सब ज़्यादा ये फिर ये फिर ये करना। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को सबसे मेन था समझना, अगर हम क्वेश्चन को समझ ले तो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए 6 एम्पियर करंट 75% एफिशिएंसी ई पास्ड थ्रू अ सेल फॉर 6 आवर्स, Z की वैल्यू इतनी है। फिर आपसे यहाँ पर ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड विल बी, ठीक है। तो W बराबर अगर हम देखेंगे ZI इंटू टी, W बराबर Z की वैल्यू देखेंगे कितना, 4 इंटू 10 की पावर -4 है। I की वैल्यू कितना दिया बताओ, 6 है, लेकिन 6 है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी केवल 75% है। तो आप यहीं पर अगर चाहें तो कुछ नहीं करना है, 6 का 75/100 कर दो यहीं पर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद ये I का हिसाब हुआ, फिर यहाँ पर T है, T 6 घंटे हैं, और मैंने कहा कि हमेशा से अगर हमको टाइम किस में रखना पड़ता है, सेकंड में। 6 है तो बताओ क्या करेंगे,
अब बताओगे यहाँ पर 60 इंटू 60 मतलब 3600 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तब आपका जो आएगा वो ग्राम में अमाउंट आएगा। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, इनसे 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 36 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, और उसके बाद 10 की पावर -4 से आप यहाँ पर 38.8 आपका इतना ग्राम आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। बस ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि कैसे किया जाएगा, तब बताएंगे डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द गिव्स एनर्जी फॉर अ डिकम्पोजिशन Al2O3 at 500 डिग्री C E as follow। कैसा फॉलो करा आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2/3 Al2O3 4/3 Al + O2 में जा रहा है ना, ऐसे कह रहे हैं गिब्स एनर्जी की वैल्यू इतनी दी गई है। कह रहे द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 at 25 डिग्री C एट लीस्ट क्या होना चाहिए। हमें ये वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। आपको पता है डेल्टा जी का हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है, डेल्टा माइनस NEF ना। अब डेल्टा जी की अगर बात करते हैं, डेल्टा जी तो हमें पता है किलो जूल के साथ 963 आ जाएगा ना, बराबर। अब देखना, अब सबसे मेन यहाँ पर n की वैल्यू को डिसाइड करना ही है। अब आप बताओगे कि आप देखो Al2O3 है, Al में जा रहा है, Al2O3 में जो आपको बताया इससे निकल के आएगा पहले Al3+ आयन, क्योंकि वही तो रिड्यूस होगा, पूरा ऑक्सीजन थोड़ी नहीं जाएगा यहाँ पर, ये डिसोसिएट होकर के इसमें जाएगा। और आपको बताइए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तब एक एल्युमिनियम देता है, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन से हमारा एक एल्युमिनियम बनता है, 1 मोल एल्युमिनियम। और हमको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ध्यान देना, ये आगे के नंबर मोल को बताते हैं, और यहाँ पर 3 ने 4/3, तो हम कहेंगे कि 1 मोल, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर 3, आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से आप बताओगे 1 मोल बनता है। तो आप ऐसे इसको ऐसे कर लो, आप यहाँ पर कह सकते हैं 1 मोल ऑफ Al ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपसे पूछा एक से इतना है, तो 4/3 का अगर पूछा जाए 4/3 मोल, क्योंकि इस रिएक्शन में 4/3 मोल बन रहा है एल्युमिनियम, तो अब बताओगे भाई एक से इतना मिला है, 3/4 का पूछा जाता है, 4/3 का पूछा जाता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओगे 4 मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का काम। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी, याद रखना यहाँ पर सब लोग यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं, वो 4 लिखा जाएगा ना कि 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल बनता तब 3 लिखते हैं, यहाँ पर 4/3 मोल बन रहा है, तो अब आप कहोगे 3 इंटू जितना मोल बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 मोल के लिए 3 होता है, 4/3 के लिए आपको हिसाब निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू 4 आ जाती है, तो अब यहाँ पर हम इसको 4 रख देते हैं और e की वैल्यू कैलकुलेट करना, और यहाँ पर 96500। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो और जब यहाँ पर आप निकालेंगे 960, देखना यहाँ पर ये बोल्ट के साथ आंसर है। जब बोल्ट के साथ आंसर होता है ना, तो हमें किलो जूल वाली वैल्यू नहीं, हमें जूल वाली वैल्यू चाहिए था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 0 और बढ़ा देते, ये हो गया आपका। हालांकि यहाँ पर मैंने किलो जूल में ही इसको कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर 3। तब बताओगे 4 इंटू 96500, और जब आप यहाँ से E की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2.5 वोल्ट, आपका आ जाएगा 2.5 वोल्ट, इतना आ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट्स वो 50 ओम है, इसका रेजिस्टेंस। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कप्पा या फिर के, 1.3 है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट्स इज 260 ओम, इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। देखो हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, कब, ये जो आपको कंडीशंस दे रहा है, सभी आंसर मीटर स्क्वायर के साथ है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हम लगाएंगे तो फॉर्मूला अगर मीटर स्क्वायर के साथ है तब बताओगे 1000 इंटू मोलरिटी, यही लगाना पड़ेगा। अब आपको चाहिए क्या, के। अब बताओ के तो दे दिया पहले से, लेकिन ये के कब दिया था, जब आपकी कंसंट्रेशन इतनी थी, लेकिन आपसे पूछ कब रहा है, जब कंसंट्रेशन इतनी हो जाती। तो हम क्या करेंगे, अगली बार जब चाहिए था तब तो दिया नहीं, तो आप क्या करोगे,
पहले जो कंडीशंस दिया था आपको के और आर, इसकी मदद से आपको यहाँ पर सेल कांस्टेंट निकाल लेना। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे देखना, हमको पता है के बराबर मैंने बताया, अब बताओगे यहाँ पर जी स्टार अपान आर, सेल कांस्टेंट अपान रेजिस्टेंस। हमसे सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट चाहे आप कंसंट्रेशन को चाहे जितना बदले उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जी स्टार निकालेंगे तो कहेंगे के इंटू आर आ जाता है। के की वैल्यू जो दिया है 1.3 है और आर की वैल्यू जो हो जाती है वहाँ पर 50 है। आप 13 25 65 आप बताएंगे 65 आ जाता है। जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 65 पर मीटर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, अब जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हमें के निकालना है दोबारा। देखो ये तो पहला वाला हो गया, यहाँ से हमने जी स्टार निकाले, अब इस कंसंट्रेशन पे के क्या होगा, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे के का, हमें पता है कि वहाँ पर आएगा जी स्टार अपान दोबारा जब क्या आएगा, तो अब जी स्टार की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको 65 पहले से ही पता है, और आर की वैल्यू उसने कहा भाई इस बार हमने 260 रखा है, तो बताओ के की वैल्यू तो बदलेगी। अब इस के की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, के की जहाँ पर बताओगे 65 अपान 260 इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी कितना दिया है 0.4 है। तो अब मोलर कंडक्टेंस बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो आपका लगभग ये 6.25 इंटू 10 की पावर -4 आ जाता है। तो बताइए सेकेंड वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित जैसे आपको बताया वैसे रख करके सॉल्व करना है। याद रखना मीटर स्क्वायर के साथ है, इसलिए मैंने 1000 को नीचे रख करके सॉल्व किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 क्वेश्चन में कह रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट्स X एंड Y आर डाइल्यूटेड। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास पड़े थे, एक X है और Y, हमने दोनों को डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस Y का जो आया है वो इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना वो इंक्रीज करता है, एंड फॉर X इट इंक्रीजेज 25 टाइम्स, 25 टाइम्स वो इंक्रीज कर 25 गुना इंक्रीज कर जाता है। प्रेडिक्ट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अमंग द X एंड Y, और X और Y के केस में कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ये आपको प्रेडिक्ट करके बताना है। तो अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बताया था वहाँ पर ग्राफ, कहा था कि मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी के साथ, तो मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और जो वीक हो जाएंगे पहले वो बढ़ते नहीं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से 100% डिसोसिएट होते हैं, और जो उसमें डाइल्यूट करते हैं तो उनके चार्ज सेपरेशन आयन थोड़ा सा दूर होकर के जो कंडक्टेंस बढ़ा पाते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो याद रखना कि आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है, और ये वाला जो हो जाता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, उसमें बहुत माइन्यूट सा ही चेंज आता है, इसलिए बताया कि वो 1.5 गुना इंक्रीज किया। लेकिन जो वीक था बताओ पहले यहाँ था आज यहाँ पहुँचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो कई गुना बढ़ गया ना। इसीलिए याद रखना कभी अगर ऐसा आपको दिया जाए कि डाइल्यूशन करते हैं 2 X और Y करके है, एक में आपको बस 1.5-2 गुना ऐसा इंक्रीज करता है, तब बताओ वो स्ट्रॉन्ग है, और जिसमें बहुत ज़्यादा 25 गुना 30 गुना बढ़ जाता है वो क्या हो जाएगा आपका वीक होगा। तो इसका हमका पूछा गया था, इसमें कौन सा कह रहा है प्रेडिक्ट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलोगे, जो कम बढ़ा है, कौन 1.5 गुना बढ़ा है Y। अब बी वाले को टिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 125, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन। कुछ कोड्स हैं, इनका सही ऑप्शन आपको देखना है। आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो रो इंटू एल बाई ए इंटू अपान ये आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था रो बराबर एक कॉन्सेप्ट चलता था, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर मैंने आपको, या फिर आर बराबर मैंने आपको एक बात बताई थी रो इंटू एल बाई ए। ये किसको बताता था, ये रेजिस्टेंस को बताता था, तो वही तो लिखा है। तो बताओ ये किसको बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा। फिर 1 अपान आर, मैंने कहा था कंडक्टेंस बराबर 1 अपान आर था। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहते थे कंडक्टेंस। तो अब बताओ कि ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ही तो है, सेकंड से मैच कर रहा है। आर ए बाई एल, अगर आप देखो यहाँ पर तो मैंने कहा था कि आर और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओगे ए बाई एल, तो मैंने रो बराबर एक फॉर्मूला, इसी में अगर आप रो निकालोगे आर इंटू ए ये आ जाता है। अगर हम देखें आर ए बाई एल आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
रेजिस्टिविटी। और 1/ρ की अगर हम बात करते हैं, मैंने तक कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता था, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले का तीसरा, 2 ऑप्शन चल रहा है, फिर इसका दूसरा, यहाँ पर आप बताएंगे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 126 कह रहा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, निकिल का, आयरन का। ठीक है, इतना इतना और इतना आपको दिया गया इस रेस्पेक्टिवली। कह रहे थे रिएक्शन, आप एक रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर x का ऑक्सीडेशन और y का रिडक्शन हो रहा है। तो x और y यहाँ पर किसको उठाना है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद रखना, जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन कराना है, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन कराना है। उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि x निकिल को मान लो और y आयरन को, मतलब निकिल का ऑक्सीडेशन करा दो, x ना ऑक्सीडेशन और आयरन का रिडक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? निकिल का ऑक्सीडेशन तो हम देखते हैं पहले आयरन और निकिल को। पहला तो जिंक का है, ये आयरन निकिल का है। निकिल की वैल्यू देखो माइनस में 0.23 है और इसका माइनस में 0.4, ये बड़ी वैल्यू है, याद रखना। SREP अगर हम देखें तो याद रखना निकिल का ज़्यादा हो जाएगा किससे? आप बताओगे आयरन से, है कि नहीं? क्योंकि ये माइनस में कम है तो मतलब बड़ी वैल्यू है। तो बताओगे ये ऑप्शन गया, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको रिडक्शन कराना है, निकिल की वैल्यू ज़्यादा है इसको ऑक्सीडेशन कराने गलत। फिर अगला देखते हैं, कह रहे हैं निकिल और जिंक में टक्कर कराते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर SRP की वैल्यू अगर आप देखें, अगर यहीं पर मैं ऑर्डर लगा दूँ, ये सबसे ज़्यादा, ये फिर ये, यहाँ पर आप बताओगे जिंक। अब इसे आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो निकिल की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन। यहाँ पर जिंक के साथ, जब आयरन के साथ नहीं टिका तो इनके साथ कहाँ टिकेगा? फिर कह रहे हैं आयरन को मान लेते हैं और जिंक से कंपेयर करते हैं। आयरन और जिंक को बताओ, आयरन की वैल्यू ज़्यादा है, इसको जिसकी वैल्यू ज़्यादा है SRP में उसको रिडक्शन कराना है। और अगर इसको x मान रहे हैं मतलब उसको ऑक्सीडेशन कराना है, ये भी गया। और अगले में कह रहे हैं काम करो, x को हम जिंक मान लेते हैं और y को हम निकिल मान लेते हैं। आप बताओ कि अब ये सही है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको y माना गया क्योंकि उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन। तो डी वाला सही हो जाएगा। तो ये सब अगर आपकी थ्योरी भी पकड़ अच्छी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए ग्राफ आपको यहाँ पर देखना है। कहा गया कौन सा ग्राफ आपको इसके लिए अच्छा और सही दिख रहा है? ठीक है, करेक्ट कौन सा होगा? देख रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। यहाँ पर देख रहे हैं Mg2 प्लस से Mg, A0 Mg2 प्लस से Mg माइनस 0.059/2 log 1/Mg2 प्लस है। और हमसे ग्राफ कह रहे हैं कि भाई इनके और log Mg2 प्लस के बीच में खींचना है। ये एक चीज़ याद रखना। अभी आप देखोगे आपको लगता है माइनस में स्लोप ऐसे नीचे खींच के ये वाला टिक कर दे, लेकिन गलत होगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया, Mg2 प्लस से Mg बराबर आप कहेंगे A0 Mg2 प्लस से Mg। ठीक है, और देखना यहाँ पर आपसे log 1/Mg2 प्लस के बीच में नहीं, 1/Mg2 प्लस मतलब Mg2 प्लस के ऊपर लेके जाओ। और जब भी हमेशा याद रखना बेसिक सा कन्वर्जन, अगर log के बाद की कोई वैल्यू है, अगर उसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना कि ये जो साइन होगा अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, ये माइनस है और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.059/2 और यहाँ पर कहेंगे log Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन। अब ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो ग्राफ y बराबर प्लस mxc ना, ऐसे आ जाएगा। और ग्राफ जब आप इनके बीच में खींचोगे तो आप बताओगे, और यहाँ पर रख देते हैं E Mg2 प्लस से Mg, और यहाँ पर x का काम किसको, इनको दिया गया, log Mg2 प्लस। ठीक है, तो आपको बताया पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट तो है, ये कौन है, ये रहा इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जा सकते थे, पॉजिटिव स्लोप बन के नीचे जाते हैं नेगेटिव। अब बताओगे यहाँ पर हमें ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये कब सही होता? अगर यहाँ पर अगर 1/Mg2 प्लस कंसंट्रेशन लिखते तब ये सही होता है। बताओगे हमें ये वाला टिक करना पड़ेगा। कंफर्म हुआ? कह रहे यूजिंग द गिवन डाटा गिवन बिलो और द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे पूछा गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, और मैंने आपको एक लाइन कई बार बताया, जब रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको बस एक ही चीज़ देखना है,
SREP के इन्वर्स, जिसके SRP की वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर सबके SRP की वैल्यू दी है 1.33, 1.36, 1.51, लेकिन ये माइनस में है। ये सब प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होती है ना, माइनस में है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसमें से किसको लगाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो हमके क्रोमियम वाले को टिक करना। कल को पता चले आप यहाँ तक पहुँच गए और आपको लगा कि यहीं पर सबसे कम SRP इसी को टिक करना है, पता चला आप कहेंगे कि Cr3+ को लगाएंगे केवल Cr को। याद रखना कि यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ रहे हैं, तो जब आप पहले लोअरेस्ट SRP पे पहुंच गए, तब इन दोनों में से जिसके SRP की वैल्यू कम है, जिसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू कम है, उसी को टिक करना। क्रोमियम की वैल्यू कम है क्योंकि ये दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ये पहले से ऑक्सीडाइज्ड है, तो इसको नहीं, हम कहेंगे कि इसको क्रोमियम को। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट है, और यही डाटा पे बेसिस पे आपके अगले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग द डाटा गिवन बिलो 128 एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग की बात आएगी तो आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, हायर SRP। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात आएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये SREP की डायरेक्टली है, रिड्यूसिंग वाला इन्वर्सली था, ये डायरेक्टली। जिसके SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। अब किसके SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा, चलो इसको देखो, 129, फिर से 1.33, 1.36, और यहाँ पर बताया 1.51, 0.764 माइनस में, तो सबसे ज़्यादा ये है ना। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा आपका, ये। ठीक है, ये होगा MnO4-, क्योंकि इसमें दो लोग हैं, इसको टिक करें किसको। अब जब ऑक्सीडेशन की बात आती है तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले को टिक करेंगे, रिड्यूसिंग की बात आती है तो लोअर का, तो हम कहेंगे MnO4- में जाएंगे और इसी को टिक करेंगे, तो आप बताएंगे MnO4-। तो 129 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड यहाँ पर है, ये NCERT एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, वही रखा गया है यहाँ पर, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है यूजिंग द डाटा गिवन, क्वेश्चन 128, फाइंड आउट इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा करेक्ट, क्या आपके पास एक ही लाइन है, मैंने कहा रिड्यूसिंग पावर 1/SREP, तो आप कहेंगे SRP की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वही सबसे ज़्यादा होगा। और अगर हम आए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ना कि कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर वहाँ पर चल कर टिक कर देते हैं ना। हमसे पूछा गया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इसी में डाटा के साथ, मैंने कहा SREP के इन्वर्सली। तो अगर देखा जाए सबसे कम जिसका होगा उसके पास सबसे ज़्यादा था, बताओ हिसाब से किसका, क्रोमियम का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वैल्यू इनसे ज़्यादा, अगर देखें ये दोनों, तो ये है ना 1.33 जबकि 1.6, हम कहेंगे इनके पास आएंगे, और इसमें भी किसको टिक करेंगे, Cr3+ को, Cr3+ को। फिर उसके बाद बताओ इनका नंबर आएगा, अब बताओ कि इसमें भी हम किसको, रिड्यूसिंग में हमेशा कम वाले को देखते हैं, Cl-, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा और इसमें लगाएंगे Mn2+। तो क्या ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर में, Cr3+, Cl-, Mn2+। तो आप यहाँ पर कौन सा टिक करने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताओ कि सबसे ज़्यादा किसका था, Cr, तीन ऑप्शन में Cr को लिख रहे हैं पहले, फिर उसके बाद मैंने कहा Cr3+, देखो ये दोनों छट गए, फिर Cl-, ये करेक्ट, बढ़ते हुए क्रम में। चलो अगला क्वेश्चन अभी उसी पे बेस चल रहा है। अगर हम देखें यूज द डाटा गिवन, फिर से उसी क्वेश्चन के बेसिस पे, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। देखो इसमें हम क्या देखेंगे, इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछ रहा है, ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आप कहेंगे जिसके ऑक्सीडेशन करने दौरान अगर आपको वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही, मैंने आपको बताया था, देखो अगर ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, अगर हम किसी का ऑक्सीडेशन कराएं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें वो वैल्यू प्लस में, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। अगर किसी को रिड्यूस कराएं और उसकी वैल्यू रिडक्शन में प्लस है, तब कहेंगे वो रिड्यूस होना पसंद करेगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव, लेकिन अगर वो नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब रिड्यूस होना पसंद नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसमें डाटा यहीं पर लिख देता हूँ, अगर आप देखें जो यहाँ पर था, आपसे पूछा ऑक्सीडाइज स्पीसीज, अगर इसकी वैल्यू मैं एक बार फिर से लिख दूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कि मान लेते हैं यहाँ पर जो आपको ऊपर वाले वही क्वेश्चन में दिया था, A0 Cr2O72 से Cr3+ आपको दिया था, ये वैल्यू 1.33 वोल्ट था, ठीक है। E0 की वैल्यू आपका Cr2 Cl-, ये आपको कितना दिया था यहाँ पर 1.36 था, 1.36 वोल्ट है। और यहाँ पर ये वैल्यू जो आपको दिया था MnO4- से Mn2+, ये वैल्यू था 1.5
1 वोल्ट था और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर वैल्यू आई थी Cr3 प्लस से Cr, ये वैल्यू माइनस में 0.74 था। चलो अब इसी पे देखो, ये डाटा में दिया था और हमसे कह रहा था वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन होगा, मतलब किसको ऑक्सीडाइज कराए वो अपने ऑक्सीडेशन में सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो देखना आपको ये वैल्यू, आपको बताइए यहाँ पर ये Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में रिड्यूस होने में इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब ये रिड्यूस होने में ही खुश है। और अगर आप यहाँ पर कभी कहते हैं काम करो Cr3+ से इसमें जाना है तुम्हें, तब ये वैल्यू सेम के वैल्यू के साथ लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब वो उसमें जाना पसंद कर रहा है, नेगेटिव मतलब उसमें जाना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर Cl2 था, ये Cl2 अगर बात करते हैं Cl2 0 से -1 में जाना पसंद करता है तभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और MnO4 +7 से +2 में जाना पसंद कर रही है, वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन Cr को कहा ये काम करो +3 से तुम 0 में जाओगे, कह रहा है नहीं इसकी वैल्यू नेगेटिव। हमसे कह रहा है ऑक्सीडाइज स्पीसीज, हम सबको ऑक्सीडाइज करके देखेंगे, ऑक्सीडेशन के दौरान जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी पॉजिटिव में, अब बताओ वही ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। अगर हम इसमें करेंगे तो -1.33 आएगा, अगर इसको करेंगे तो -1.36 आएगा, अगर इसको करेंगे तो -1.51 वोल्ट आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो इसमें तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो बताओ कि इसका मतलब जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं केवल एक ही वैल्यू प्लस में जा रहे हैं और सब माइनस में जा रहे हैं, मतलब ये लोग कह रहे हैं मुझे ऑक्सीडाइज नहीं होना है, केवल यही कह रहे हैं मुझे तो होना है, क्योंकि आप मुझे एक बार चेंज करके तो देखो। कह रहे अगर आप मुझे Cr से Cr3+ एक बार बना के देखोगे तो आप देखेंगे मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा। इसका मतलब वो बताओगे Cr3+ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज होगा। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पर बताया गया। फिर आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चलो कोई और क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 132 फॉर अ सेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड AB, इलेक्ट्रोड आप देख रही है ए वाला है जहाँ पर क्रोमियम के लिए आपको बताया गया +6 से +3 हो रहा है इसका रिडक्शन, और आयरन का भी रिडक्शन आपको दिया गया बी वाला, और इतना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक शेल बनाया है, दोनों का रिडक्शन आपको दे दिया, क्या है द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम B to A व्हेन कनेक्शन आर मेड। चलो पहले ऑप्शन से पढ़ने से पहले आप खुद जाओ। मैंने आपको बताया था जब रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है ना, कई लोग, 1 से 2 लोग हैं वहाँ पर, कह रहे हैं इनका सेल आपको खुद बनाना है। कहा था जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन हाफ शेल बना देना, और रिडक्शन हाफ शेल बनाने का मतलब क्या बना देना, उसको कैथोड बना देना, क्योंकि रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे। और जहाँ पर वैल्यू इनके कंपेरिजन में वैल्यू कम है तो इसको कहेंगे भाई इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल बना देना, और ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनाने का मतलब इसको क्या बना देना, एनोड। ठीक है, कैथोड और ये एनोड। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अब अगर आप खुद देखो, अगर आयरन को हमने बना दिया एनोड और यहाँ पर क्रोमियम को बना दिया कैथोड, तो बताओ खुद इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता था, एनोड से चल करके इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाता था, एनोड पे चल करके इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाता है। तो आपको पता है एनोड का काम कौन कर रहे हैं, आयरन, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा कहाँ पर, कैथोड पे। अगर करंट पूछता तो आप कहते हैं कैथोड से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आयरन से होगा कहाँ पर, क्रोमियम पे, क्योंकि ये एनोड है, एनोड से कैथोड पे जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसको बी बोला गया। तो हमसे पूछे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी से ए की तरफ जाएगा, क्या ये लाइन सही बोल रहा है, अब बताओगे सही बोल रहा है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। द फ्लो विल फ्रॉम बी टू ए, किसका, इलेक्ट्रॉन का। द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, सही बोल रहा है, क्योंकि बी को हमने क्या बना दिया, एनोड का एसआरपी देख करके, इनकी एसआरपी ज्यादा देख करके कैथोड, और इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, आप बताओगे एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, बताओगे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी ईएमएफ बोल रहे हैं, ईएमएफ आप यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ठीक है, इसका रिडक्शन ही करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ये वैल्यू उसमें से आप इसको यहाँ पर घटाएंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कौन सा सही है। आपका पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, क्योंकि और इसमें ऑल वगैरह है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पूरा उसको चेक कर सकते हैं, वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, उसके सारे देखिए ईएमएफ ऑफ शेल भी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द हाफ शेल रिएक्शंस, देख रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इसकी वैल्यू, इनके ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रहा है इतना है। द ए नॉट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर ए नॉट आपसे पूछा जा रहा है, ये एक रिएक्शन है, ए नॉट सेल कैसे बताया, सिखा बताओ। Mn, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का, Mn से Mn3+ में जाना ऑक्सीडेशन कहेंगे इसको, Mn2 से Mn3 में लेके जाते हैं, प्लस
फिर Mn2 प्लस से 0 कर देते हैं, रिडक्शन ए नॉट Mn2 प्लस से Mn, ऐसा हो जाता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर ए नॉट शेल बराबर 2 से 3 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, आपको पता है रिडक्शन ही चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन की वैल्यू ही बना के दिया 1.51। फिर आपको बताया 2 से 0 जाने, ये भी माइनस में है, तो माइनस 1.8, देख रहे हैं कितना माइनस में जा रहा है। और जिन वैल्यू को हम जोड़ेंगे माइनस 2.69 वोल्ट आएगा, और कोई भी यहाँ पर काम नहीं करने वाला। पूछा गया है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिवली, कहोगे कोई रिएक्शंस नहीं होगी यहाँ पर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस शेल बन रहा है और इसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो अब डी वाले को टिक करेंगे। ठीक है, ये सही शेल नहीं है, खराब शेल है, काम नहीं करेगा। चलिए अगला 134 की बात करते हैं। कह रहे द शेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय कपलिंग द टू इलेक्ट्रोड्स Sn से Sn2 प्लस Cu से Cu2 प्लस इफ ए नॉट Sn Sn2 प्लस Sn Cu से Cu2 प्लस आपको बताया गया, और शेल इनकी वैल्यू आप देखो, पहले ये इनकी वैल्यू है, ये कॉपर की वैल्यू है, और ये ईएमएफ ऑफ शेल की वैल्यू रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल इज, तो सेल का सही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर याद रखना, आपको बताया गया ये वैल्यू आपको दिया गया, तो आपसे पूछा कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये ई नॉट ऑफ द सेल है, और ई नॉट सेल उतना आया है, और वो जब आया है तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहा होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हम देखें यहाँ पर, ये रहा किसकी वैल्यू, ये रहा Sn की वैल्यू माइनस में और इसकी वैल्यू प्लस में, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, इसको रिड्यूस करा दो। ठीक है, और आपको पता है कि Sn का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वैल्यू प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन 1.4, और कॉपर का रिडक्शन कराना था, रिडक्शन की वैल्यू है। जब हमने ये वैल्यू देखा तो ये वैल्यू क्या आ रही बताए, 448 इतनी आ रहा है। इसका मतलब समझो, ये जो ई नॉट शेल की वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू हमें दी गई, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में इनका रिडक्शन है और स्टैंडर्ड कंडीशन में उनका ईएमएफ ऑफ शेल है, तभी वही सेम वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पर वही आई। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन आती है। तो बताओगे Sn का 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, और कॉपर का भी, यहाँ पर 0.1 लिखा कैंसिल, यहाँ पर आता है 1 मोलर और ये 1 मोलर, हम कहेंगे ये सही। लेकिन यहाँ पर अगर सी ऑप्शन को देखेंगे, वही सेम एग्जैक्ट बी और सी को रिपीट कर दिया, बताओ कि ये भी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 तो था, लेकिन कॉपर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन और टिन का रिडक्शन, इसकी वजह से ये गलत हुआ। तो बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एक जैसे ही, तो आप कोई भी टिक कर सकते थे। चलो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। कह रहे ईएमएफ ऑफ शेल बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। गलत, मैंने कहा था जिसका ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन प्लस कहा था, और रिडक्शन वैल्यू किसकी, कैथोड की, इन्होंने माइनस किया। मैंने कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू, जिसका रिडक्शन, उसके रिडक्शन की वैल्यू को जोड़ना होता है, इन्होंने घटा करके गड़बड़ कर दिया। चलो अगला ऑप्शन, ईएमएफ ऑफ शेल बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया जो भी आपको बताया, ये सही बोल रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू, और जिसका रिडक्शन उसके रिडक्शन की वैल्यू, ये सही है। फिर अगला आते हैं, कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, ये गलत है। जब दोनों का रिडक्शन होगा, जब दोनों का रिडक्शन होगा तो क्या बताया था, तो कैथोड माइनस एनोड होता है जब दोनों का, और दोनों का ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड माइनस कैथोड होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन, तो दोनों को ऐड करना होता है। यहाँ पर दोनों का उन्होंने क्या बताया, ये थर्ड वाले में देखो, रिडक्शन एनोड का, रिडक्शन कैथोड का, और यहाँ पर ऐड करने की बात करें, गलत। चलो इसमें आते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का, ये सही है। जब दोनों का ऑक्सीडेशन देगा तब एनोड में से कैथोड, और दोनों का रिडक्शन देता, जैसे अगर यहाँ पर तो हम कैथोड माइनस एनोड करते, तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका सेकेंड और फोर्थ ही सही है। इसका मतलब आप बताएंगे डी वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर 136। ठीक है, 136 में आपको क्या बताया गया है, अगर हम इसको देखते हैं, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया, और इसमें अब इसमें एंट्री करा दिया, किसका पता है आपको, इसमें एंट्री करा देते हैं लॉग वेस्टन के 300 केल्विन फॉर ए सेल, फाइंड ए नॉट सेल। आपको यहाँ पर याद रखना, अगर इस क्वेश्चन को देखें, एक कंप्लीट सेल दिया,
जिसमें ए का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया, फिर कह रहे हैं कि वी का रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, और आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर log बेस 10 के की वैल्यू इतनी। तो चलिए हमें करना क्या, आपको पता है कि अगर एक का दे करके दूसरे का पूछे, अगर उस रिएक्शंस के लिए हम ई नॉट शेल लिखते, आप ये कहते हैं, आप कहते हैं ई नॉट, ए का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ए से A2 प्लस की वैल्यू प्लस ई नॉट, बी का क्या हो रहा है रिडक्शन, बी प्लस से बी। आप यही करते, आप क्या कर देते, यही करते, ये आपको करना था। लेकिन आपको पता है कि आपसे और यही वाली वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू, आप ये वाली वैल्यू तो बना लेते, इसको चेंज करके बना लेते, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तो आप ये बना लेते। लेकिन आपको पता है ये जब पता ही नहीं है तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, दो चीज़ें कैसे अननोन हो सकती। तो कहा गया कि इसीलिए तो ये आपको पता चल जाए, इसीलिए तो उन्होंने आपको क्या दिया, log बेस 10 के दिया। तो अब आप अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम आएंगे तो फॉर्मूला log बेस 10 के पूरा पढ़ाया, तब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर NE नॉट अपॉन 0.059, ठीक है, ऐसा हो जाता है NE नॉट 0.059। अगर यहां पर हम आते हैं तो देखो क्या होगा, तो आपको यह पता है कि यहां पर जो वैल्यू आई वो कितना आई है, इसके हमें यहीं से ई नॉट निकलेगा, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, वहां पर उसके 2 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा ये वैल्यू दिया है 15.6 बराबर n की वैल्यू 2 इंटू ई नॉट अपान, आप बताओगे 0.059, इलेक्ट्रॉन 2 है वहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर, ठीक है, इसके ई नॉट की वैल्यू निकालनी। तो ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, आप कहेंगे 15.6 इंटू 0.059 अपान 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट शेल की वैल्यू आ जाती है। जब ई नॉट शेल की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू लगभग यहाँ पर आ जाएगी 0.4602 के आसपास। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी के आसपास की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ई नॉट शेल की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इतना आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ई नॉट शेल की वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व करना है। चलो अब यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया। अब बताओगे 0.4602 बराबर, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर याद रखना, ठीक है। हमें यहाँ पर उसने रिडक्शन दिया, लेकिन हमें मेन रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन होते हुए देखा है तो साइन बदल देना। तो बताएंगे माइनस में 0.34 प्लस ये वैल्यू जो हमसे निकलवाना चाहता है, तो बी प्लस से बी। तो आप बताओगे ई नॉट की वैल्यू बराबर, ये इधर आके जुड़ जाएगा ना 0.4602 आकर के ऐड हो जाएगा, जैसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे 3400। अब बताएंगे 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 आ जाएगा। तो अब बताएंगे लगभग आपकी वैल्यू ये ए वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इतना वहाँ पर आ जाए, तो ऐसे इसको करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0। ये अगर क्वेश्चन देखा जाए प्योर वाटर, ये आपका सेक्शन ए में भी था, बी में भी मिला था, तो चलो यहाँ पर भी आया है तो देख लेते हैं इसको। आपको बताया यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं 0 चाहिए इसको, और कौन सा चाहिए ये बताया नहीं, तब को बताया कुछ ना दिया तो हमें क्या मान के चलना है, रिडक्शन ऐसे। और ये तब कह रहे हैं कि प्योर वाटर के केस में। अब आप बताओगे ये है, तो इसके लिए जब हम ई रिडक्शंस लिखते हैं तो हम कहेंगे ई नॉट रिडक्शन इसका 0 हो जाएगा माइनस 0.059 अपान n लॉग, क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ H2 ऊपर, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। और आपको पता है अगर ई रिडक्शन 0 चाहिए, इसका मतलब आपको पता है क्या चाहिए, यहाँ पर लॉग की वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है। लॉग की वैल्यू 1 होगी तभी तो 0 आएगा पूरा टाइम, और लॉग की वैल्यू 1 तभी होगा, ये तब पॉसिबल हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2 इक्वल क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन के स्क्वायर। मतलब ये ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तभी ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, पूरा टर्म 0 होगा। और आपको बताया H प्लस का तो हमें कहीं पर कुछ बताया नहीं, लेकिन प्योर वाटर बताया 298 केल्विन, और फॉर प्योर वाटर आपको बताया है 25 डिग्री सी पे H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻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 
7, OH माइनस भी 10 की पावर माइनस 7। तो अगर यहाँ पर 7 रख देंगे तो आप बताएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 14। इसका मतलब जो प्रेशर होगा यहाँ पर हमें 10 की पावर माइनस 14 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फॉर द रिएक्शन ए का ऑक्सीडेशन बी का रिडक्शन, ए नॉट सेल की वैल्यू 1.18 वोल्ट है। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप बताओगे log बेस 10 के, मैंने बताया यहाँ पर n ए नॉट अपान 0.059 हो जाता है। इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है log बेस 10 के बराबर n की वैल्यू बताओगे 2, यहाँ पर 1.18 अपान 0.059। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना कट करके 40 आएगा, तो बताओगे log बेस 10 के और बराबर 40 है, और आपको पता है कितने log बेस 10 की वैल्यू 40 आ जाती है, 10 की पावर 40 ऐसे, क्योंकि इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो बताओगे यहाँ पर ये log कैंसिल आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा 10 की पावर क्या 40, के की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 40 ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाता है, तो इसके हिसाब से हम कौन सा टिक करेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 139 की अगर हम बात करते हैं, कहता है कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB इज 298 केल्विन इज, अगर देखा जाए 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस 5 साइमन पर मीटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट AB 298 केल्विन इज। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रो से इसको लेके जा रहा है आयनिक में, और मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि हम जब मोलर कंडक्टिविटी लिखते थे जहाँ पर मोलरिटी आती थी वो सॉल्युबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको पता है AB टाइप का कोई सॉल्ट है ना, AB टाइप का, आपको पता है इसके लिए अगर हम KSP का फॉर्मूला लिखेंगे तो कहेंगे S², ये तो अब इतना तो हमें पता ही। अब S अगर मैं पता चल जाए रख करके सॉल्व कर लो, बात खत्म। और S को कैसे पता करोगे भाई, यही तो मेन है। तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है, और क्या दे रहा है, कंडक्टिविटी स्प्रिंग सॉल्व आपको, अच्छा KSP दे दिया, क्या दिया कंडक्टिविटी, अच्छा ये दिया आपको K की वैल्यू दे दिया, KSP तो निकालना है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी और इनकी मदद से हम मोलरिटी को निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलरिटी बराबर, हम कहेंगे K, याद रखना यहाँ पर जो डाटा हमें मिला है मीटर स्क्वायर मीटर के साथ है, तो हम कहेंगे 1000 इंटू M लिखते थे ना, M की यहाँ पर S भी लिख सकता हूँ, मोलरिटी सॉल्युबिलिटी एक ही चीज़ को बता रहे हैं। अब हमें यहाँ से S को निकालना है, S निकालोगे तब बताओगे, तब तो K अपान मोलर कंडक्टेंस इंटू 1000, K की वैल्यू जो हमें दिया गया है 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपान मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर 140 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1000, ठीक है इतना। और इस हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू आपकी 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा, लेकिन ये आया है S, सॉल्युबिलिटी इनसे निकालिए। अब हमें KSP का फॉर्मूला पता है, S² आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे KSP बराबर S², मतलब वहाँ पर अब बताओगे 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना होगा, तो आपका D वाला सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कभी आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर्स में अगर कनेक्ट कराना है तो करा सकते हैं। The equilibrium constant of the following redox reactions, इनके लिए इतना दिया, अच्छा यहाँ पर 10 की पावर 8 है। If the standard reduction potential of iodine becomes iodide ion, मतलब आपको यहाँ पर कह रहे इफ आयोडीन से I माइनस मिलेगी, रिडक्शन की वैल्यू दे रहा था, वैल्यू प्लस में 0.54 आया। What is the standard reduction potential of Fe3 से Fe2+, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, यहाँ पर फिर से देखते हैं। तो अब बताओगे यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है इस रिएक्शंस को देख करके ए नॉट शेल में
हम कहेंगे भाई आयोडीन का ऑक्सीडेशन है, हम कहेंगे ए नॉट आई माइनस से I2 प्लस ए नॉट आयरन का रिडक्शन है Fe से Fe3 से Fe2 प्लस, ये करना पड़ेगा हमको ऐसा। और अब अगर हम ए नॉट शेल की बात करते हैं, ए नॉट शेल अगर हमें पता होता, ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते क्योंकि इसकी वैल्यू दिया। तो अब इसको निकाले तो कैसे निकालें? कह रहे हैं कि आपको कुछ हिंट दिया, क्या दिया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास पता है log बेस 10 के इक्वल n इंटू ए नॉट अपान 0.059 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पर ना, इसकी वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू कितना रखोगे? 2 रखोगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू तो 10 की पावर 8 रखेंगे तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू 0.059 और यहाँ पर ये n की वैल्यू 2 है, 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इधर लेके आता हूँ, अब बताओगे ए नॉट बराबर आपका आ जाएगा 4 इंटू 0.059। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 चौक 36, 3 आ जाएगा, 5 चौक 20, 3 23 ना, इतना आ जाएगा ना, 3 अंक के बाद 10। तो आपका ये वैल्यू इतनी आ जाती है। और जब ये वैल्यू इतनी आ गई तो आपको पता है इसको वहाँ पर रख देना है इस फॉर्मूले में। चलो यहीं पर रख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर जब हम इसको रखते हैं तो ए नॉट शेल की वैल्यू को आप बताओगे 0.236 बराबर, देखो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है I से I2 से I माइनस की वैल्यू इतनी, और हमें क्या चाहिए था? I माइनस से I2, मतलब साइन बदल देना, माइनस 0.54 प्लस Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, 3 से 2 ये वैल्यू निकालनी है तो इसको निकाल लेते हैं। देखो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सबको पता है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, Fe3 से Fe2 प्लस। तो अब बताएंगे यहाँ पर ये 0.236 प्लस, यहाँ पर आप इसको देखें तो ऐसा 540 ये तो आ जाएगा, प्लस कर देना है। अब बताओगे 6, 4 3 7, 5 2 7, 0.776। अब बताओगे 0.77 ऑप्शन मैच कर रहे थे, टिक कर देते हैं 140। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 इलेक्ट्रोड, 4 इलेक्ट्रोड आपको दिए हैं, सभी कॉपर का है, Cu2 प्लस से 0, कंसंट्रेशन कॉपर का यहाँ पर Cu2 प्लस से 0, Cu2 प्लस से 0, PQRS ऐसा है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का जो आया वो ये आया, द रिडक्शन पोटेंशियल इन बोल्ट ऑफ द अबव इलेक्ट्रोड्स फॉलो द ऑर्डर। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा किसका कम होगा, आपसे ऑर्डर पूछा गया, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो कॉपर एक्वस फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड। और जब मैंने कहा था रिडक्शन लिखने के लिए ई रिडक्शन कॉपर का अगर लिखेंगे तो कहेंगे ई नॉट रिडक्शन कॉपर का, फिर माइनस 0.059 अपान 2 लिखना है, 2 लिख देते हैं लॉग। क्यों लिखना था? पहले हम प्रोडक्ट वाले को लिखते, प्रोडक्ट में कोई लिखने लायक है नहीं तो 1 लिख दिया, और उसके बाद अपान लिखेंगे यहाँ पर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपान करके है, अगर आप Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ये सब पढ़ाते हो सब कुछ नोट्स में है, तो अब इसको इंक्रीज कराएंगे तो अब बताओगे ये रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। मतलब क्या समझ में आया बताओ? जिसके कॉपर आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसके ये रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा, जिसका कम उसका कम। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन Q वाले का है, तो हमारे ऑप्शंस में Q सबसे आगे होना चाहिए। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है तो R आ जाएगा, उसके बाद 0.001 है तो S, और बहुत कम हो जाएगा 0.00001 है तो बताओगे P। तो हम कहेंगे हम D वाले को टिक करेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे 0.1 मोलर सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन अ कंडक्टिविटी शेल विद द इलेक्ट्रोड ऑफ, यहाँ पर देखना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 सेंटीमीटर उनके बीच का अपार्ट, उनके बीच का डिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस ऑब्जर्व जो देखा गया है 5 × 10⁻³ ओम। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन? इस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? जो पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी, अगर उसका मैं फॉर्मूला लगाऊं सेंटीमीटर के साथ, आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो बताओगे K मतलब कप्पा इंटू 1000 अपान मोलैरिटी।
ये तो आपको पढ़ा है। अब सवाल आता है कप्पा को कैसे निकालेंगे। तो के को निकालने के लिए मैंने कहा था 1/r और उसके बाद सेल कांस्टेंट कैसे होता था, L/A। तो यहाँ से हम के को निकालेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 1, ठीक है 1 सेंटीमीटर है। और उसके बाद R की वैल्यू उसने बताया 5 × 10⁻³ है, और A की वैल्यू उसने कहा है भाई 100 है। बस हो गया आपका के। अब उठाकर रख दो यहाँ पर के की वैल्यू। अब बताओ कि 1000 ऊपर रहने दो, यहाँ पर देखो के की जहाँ पर ये वैल्यू रखते हो 1 इतना रखेंगे ना, तो यहाँ पर 5 × 10⁻³ × 100। उसके बाद क्या आ जाएगा, मोलैरिटी कितना है, ये 0.1, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बचेगा, तब बताओगे 1/50 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 0.02 आपका डी वाला आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको कहता है H इज अ वीक एसिड, 25 डिग्री से मोलर कंडक्टिविटी इतनी कंसंट्रेशन पे इतना है। इट्स इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन बना ना, इनफाइनाइट पे इतना है कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन पे इतना, इस पे इतना है। द इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ HA डिसोसिएशन इज, देखो इसमें हमें पूछा गया यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और मैंने आपको बताया था वैसे तो किसी एक वीक एसिड के लिए लिखा जाता है, तो ओस्टवाल्ड हमने सिखाया था C⁴/1 - अल्फा। ये कहा गया लगा तो दे, लेकिन अल्फा कैसे है। अल्फा के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया मैंने, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे तो भाई 150 है, और इनफाइनाइट पे बढ़ करके 300, कैंसिल करेंगे 1/2 का मतलब 0.5 है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी, वैसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हम लोग 1 - अल्फा को 1 मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर अल्फा 1 का केवल आधा है, बहुत कम नहीं आधा है, तो हम इसको यहाँ पर लेंगे। तो के ए बराबर फॉर्मूला, सी की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पर, ये लिखना चाहे लिख सकते हैं 2 × 10⁻² लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब यहाँ पर आएंगे अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना 0.5, तो 0.5 × 0.5 और अपान यहाँ पर 1 - क्या रखेंगे अल्फा 0.5। तो आपको बताइए यहाँ से 0.5 आएगा, 0.5 को कैंसिल करेगा, तो के ए बराबर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है 10 हो जाएगा, जिसमें 1 बचेगा, और यहाँ पर इसकी पावर -2, तब बताओ कि 0.01 आएगा। आप सी वाले को टिक करते हैं, ठीक है, आप सी वाले को टिक कर देते हैं। 144। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू ड्राई शेल, जिसको हम लेक्लैंशिया सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या गलत होगा, कैथोड इज यूज्ड इन सेल इज कोटेड पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन, सही कह रहे हैं। मैंने कहा तो जो बीच में रॉड होता था ना ऐसे, उसी में हम क्या करते थे, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन की कोटिंग होती है। ये लाइन सही है। हमको क्या पूछा है, कह रहे इनकरेक्ट बताना, कह रहे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द सेल इन आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक, पूरी एनसीईआरटी की लाइन बोला, ठीक है सही है। फिर कह रहे हैं एट कैथोड Mn इज ऑक्सीडाइज्ड, कैथोड पे Mn क्या हो जाता है +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक आ गया एट कैथोड। और आपको पता है कैथोड पे कोई चीज़ ऑक्सीडाइज कैसे हो सकती है, क्योंकि कैथोड पे तो ऑलवेज रिडक्शन होता है, तो इनकरेक्ट तो यहीं पर पकड़ में आ गया। हाँ चौथा वाला पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं एट एनोड जिंक इज ऑक्सीडाइज टू 0 to 2+, आप बताओगे वो सही है। तो सी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट था, कैथोड पे ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है, जबकि आपको होता है कैथोड पे केवल रिडक्शन होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट, ये रहा, विल बी, देखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछी जा रही है, लेकिन जो इनके आयंस का दिया है वो क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्सलेट ओ K+ Na+ इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इतना 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 है। तो हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा। पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 आयन, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे देखना है, एक्चुअली में ऐसा हो जाता है COO सिंगल बॉन्ड CO, ये एक ही है, बस इसके पास 2 माइनस चार्ज है। एक्चुअली में यहाँ पर पहले जब जुड़ता है ना तो Na+ और C ऐसे जुड़ा हुआ था, जब ये टूटता है तो ऐसे, तब बताओगे Na+ K+, ये आ जाता है।
तो देखो अब सवाल आता है मोलर देकर के इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। तो अब बताओगे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास हिंट है। अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो एक काम करना, अब बताओगे मोलर कंडक्टेंस अगर इन्फिनाइट पे अपान एक्स कर देते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस से हम मदद से मोलर कंडक्टेंस के आयन की मदद से उस इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टेंस को निकाल लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, फिर जो उसके एक्स की वैल्यू होगा इक्विवेलेंट फैक्टर उसे डिवाइड करके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो चलो अगर मैं यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस निकालूं, मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पर अगर इन लोगों का मैं निकालूं Na का, तो आप क्या करेंगे, ये दो आयन थोड़ी ना, जैसे यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू ये कर देते हैं, मानते हैं आप मोलर कंडक्टेंस निकालो, लेकिन ये दो आयन मिलकर के ऐसा नहीं कि यहाँ पर दोनों अलग अलग, दोनों एक ही है, इसलिए हम इसको एक ही आयन मानेंगे लेकिन 2 माइनस चार्ज के साथ। इसलिए हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पर COO माइनस सिंगल बॉन्ड CO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस Na प्लस का प्लस मोलर कंडक्टेंस क्या करेंगे K प्लस का, इन वैल्यू को रख करके जोड़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट पिन का निकाल रहा है, तो अब बताओ कि इसकी वैल्यू उन्होंने बताया है 148.2 प्लस इसका है 50.1 फिर प्लस 73.5, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और जब हम इनको निकालते हैं, इनको सॉल्व करते हैं ना, ये 271.8 इतना आ जाता है। ये मोलर कंडक्टेंस है और हमको क्या बताना था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस कितना है 271.8। याद रखना एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, टोटल चार्ज ऑफ केटायन, मैंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो टोटल चार्ज ऑफ केटायन या फिर टोटल चार्ज ऑफ एनायन। टोटल एनायन के ऊपर कितना चार्ज, 111, 2 माइनस का चार्ज है। टोटल केटायन को भी मिलाएंगे तो 2 प्लस चार्ज बनते हैं, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान देना। इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, जब 2 आएगा तो 2 से डिवाइड करके अब इक्विवेलेंट का हिसाब आने वाला है। तो अब बताओ कि जब यहाँ पर ऐसा करते हैं तो आपका यहाँ पर 135.9, ठीक है, ये डी आ जाता है 135.9। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर NaCl solution is इतना ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। What happened to this conductivity if extra 100 ml of water will be added to the above solution? क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन समझ में आया? इतना मोलर NaCl का सोल्यूशन था, कंडक्टिविटी उसकी इतनी बताई गई है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया अगर उसमें मैं पानी मिला दूं और तो क्या कंडक्टिविटी जितनी थी उतनी रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी? तो मैंने कहा था कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कप्पा, याद रखना इसका जो हिसाब चलता है कहता है पर ml नंबर ऑफ आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन आपको होता है अगर हम पानी मिला देंगे तो पर ml नंबर ऑफ आयंस भी तो कम हो जाएंगे, इसलिए डाइल्यूशन से हमेशा से ये आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, कभी बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा, उसकी वैल्यू घटेगी। डाइल्यूशन करते जाओगे वो घटता चला जाएगा, हमेशा याद रखना। ये पढ़ाते समय काफ़ी अच्छे से समझाया था और इस पर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 147, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ करंट 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। कह रहे हैं कि कितना वहां पर चार्ज डिलीवर होगा अगर हम क्या करते हैं, वहां पर 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करा देते हैं, किसके थ्रू, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 1 एम्पियर 60 सेकंड के लिए कितना चार्ज होगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉनों का नंबर पूछा जा रहा है, आपको पता है Q बराबर में पता है एक फॉर्मूला N इंटू ई होता है। अगर हम N निकाल ले, N बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को बताता है, Q अपान ई आ जाएगा। अच्छा Q कैसे निकालोगे, क्योंकि Q कैसे निकालें, Q बराबर हमारे पास फॉर्मूला है I इंटू टी आ गया। तो बताओ कि ठीक है, I की वैल्यू कितना है 1, T की वैल्यू कितना है 60, अपान E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बस रख करके सॉल्व कर देते हैं, 16 3 48, 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा 3.7, 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, और ये ऊपर चला जाएगा तो 20। अब बताओ कि यहाँ पर आपका सी वाला ही हो जाता है 147। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, इफ़
M1 से Mn प्लस से Mn ज़ीरो होने में वैल्यू इतनी, X2 से X होने में इतनी है, तो O2 से H2 होने में इतनी है। देन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट Mx, तो क्या हो जाएगा? इसको अगर आपको समझना है, जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर हमारे पास NaCl है और एक्वस फॉर्म में है तो हम क्या करते थे पता है? तो मैंने कहा था अगर ऐसा आता था तो सोडियम जिसके SRP की वैल्यू क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आती थी। जितना ज़्यादा नेगेटिव SRP होगा, मतलब जितना वो ऊपर होगा, ठीक है, वो अपने आप को रिड्यूस करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते थे क्लोरीन, क्लोरीन की अगर बात करते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती थी, और पॉजिटिव में वैल्यू जिसकी आएगी वो अपने आप को बड़ी जल्दी से क्या करेगा, वहाँ पर ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, तो आप बताओगे कि वो जा करके क्लोरीन गैस निकालेगा, ऐसा कुछ होगा। तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये मिला है, ध्यान से समझें। अगर हम मेटल के लिए देखते हैं, वैल्यू माइनस में 1.2 है, काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सोडियम मेटल फर्स्ट सेकेंड ए ग्रुप की तरह। और हेलोजन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से माइनस रिडक्शन में इसकी वैल्यू मस्त है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर वाटर के लिए या फिर O2 से ऑक्सीजन से अगर H2 बनता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन अगर H2O से O2 बनाएंगे, यहाँ पर समझना इसका उल्टा, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे कहते हैं भाई एक काम करो H2O से O2 बना के दिखाओ, तब तो जाने आप कहेंगे तब तो माइनस 1.23 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको कह दो ये इसमें जा रहा है तो यहाँ पर इतना आ रहा है। अगर हम कहते हैं इसकी वैल्यू काम करो x माइनस से x2 कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1.1 वोल्ट। तो बताओ अगर दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वाटर को, ये तो रिडक्शन वाला था, वाटर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, 1.123 वोल्ट तक जाके विरोध कर रहा है। जितना ज़्यादा माइनस मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं बनना चाह रहा है। इसका भी माइनस में, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका कम माइनस में है, इसका कम माइनस में, ज़्यादा माइनस, मतलब ये नहीं चाहेगा कि अगर मेरे सामने इनसे कंपेरिजन करेंगे, इनको ऑक्सीडाइज करना हो और इनको ऑक्सीडाइज करना हो, तो पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये। क्योंकि आप देख रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन की वैल्यू और इनके ऑक्सीडेशन की वैल्यू में, इनके तुलना में इनके ऑक्सीडेशन की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या हो जाता है 1.123, मतलब क्या हो जाता है जितनी बड़ी वैल्यू उसका मतलब उतना कम हो जाता है। इसलिए ऑक्सीडाइज कौन होगा, ये। जब एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो X2 ऑक्सीडाइज होगा। और कैथोड की बात आती है, आप देख रहे हैं खुद यहाँ पर इनको रिड्यूस होने की बात बोला गया तो इतना हो जाता है, और हाइड्रोजन को रिड्यूस करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाता है। और इस कंडीशन हम बताएंगे बी वाले को हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर Na ऐसा मेटल होता था, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और ये जाएगा X2। फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेल रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर कह रहे हैं ये हुआ, कह रहे A0 Cu2 प्लस से Cu प्लस में वैल्यू x1 वोल्ट है, Ln In3 से I1 प्लस में जाने में x2 है, और यहाँ पर कह रहे हैं 2 से प्लस होने में इतना है। लेकिन हमें जो यहाँ पर बात करना है, ध्यान देना इसके लिए, और इसके लिए अगर मैं A0 से लिखूँ, अगर आप देखें यहाँ पर In इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बताओगे A0 और कितने से कितने में जा रहा है, 2 प्लस से वो जा रहा है 3 प्लस में, प्लस कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब बताओगे A0 Cu2 प्लस से 1 प्लस में जा रहा है, इसी के लिए हमें निकालना है। अब देखना, आपको In के लिए 2 वैल्यू दिया, एक ये और एक, लेकिन दोनों हमारे काम का अभी नहीं है, क्योंकि हमें 2 से 3 चाहिए। यहाँ पर 3 से 1 बता रहे हैं, यहाँ पर 2 से 1 बता रहे हैं, 2 से 3 चाहिए था तो वो दिया नहीं। हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था N3E3 वाला। अब इनके लिए हम लगाएंगे N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2। ध्यान से समझना, अगर हम देखते हैं मैक्सिमम चेंज कहाँ पर है, 2 से 1 होने का मतलब 1 का चेंज, 2 से 3 होने का मतलब 1 का चेंज, लेकिन यहाँ पर सबका रिडक्शन रखना है तो हम 2 से 3 से 2 करके देखेंगे। और लेकिन यहाँ पर 3 से 1 होने का मतलब कितना, 2 का चेंज, इसी को हम मैक्सिमम मान करके करेंगे। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस करा चुका हूँ, यहाँ पर वैसा बता रहा हूँ, ऐसा देखो यहाँ पर 2 और इसकी वैल्यू x2 बराबर, किसी को 1 2 मान लो, इनको मान लेते 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है और ये आ जाएगा x3 प्लस, जिनका हमें निकालना, हम किसका निकालने जा रहे हैं पता है, हम इनका निकालने जा रहे हैं। हम कहेंगे In3 प्लस से In2 प्लस, ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पर। और जब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1,
और इसके लिए वैल्यू क्या, इसी को निकालना था, E2 बोल देते हैं ना। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x, E2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x2 माइनस x3, ये इसकी वैल्यू आई है। और आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू आई है 3 से 2 की आई, और हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू किसमें रखनी है 2 से 3, तो आपको पता है यही वैल्यू बस इसमें क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ई शेल पे वापस आते हैं, देखना अब बताओ कि माइनस 2x2 माइनस x3, ठीक है जी, प्लस कॉपर वाली वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर 2 से 0 होने पे वैल्यू x1 दिया, तो यहाँ पर x1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x2 और यह हो जाएगा प्लस x3 प्लस x1, ठीक है ऐसे। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर व्यवस्थित यहाँ पर करें कहेंगे x1 प्लस x3 माइनस 2x2, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है x1 प्लस x3 माइनस 2x2, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो असर्शन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड चूज द आंसर। तो आंसर को आपको चूज करना है और याद रखना सभी ऑप्शन में ABCD करके ऐसा दिया जाएगा क्योंकि सभी इसके बाद की क्वेश्चन वही है। तो आप पहले एक बार देख लो यहाँ पर, जब आपका असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम A को टिक करेंगे, असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो B, और आप बताओ कि असर्शन सही रीजन फॉल्स है तो C, अगर दोनों गलत हैं तो D पे जाएंगे। चलो अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखो, चलिए इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिडक्शन AG के लिए इतनी वैल्यू वोल्ट है, देन फॉर 2 मोल, देखना वही सेम है, 2 मोल से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कह रहे क्या इतना हो जाएगा, गलत। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिपेंड नहीं करेगी। चलिए आगे आते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज डबल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आल्सो डबल, गलत, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, 2 से करो 10 से करो जितना उतना फिक्स रहेगा। तो इसके हिसाब से बताओ कि असर्शन रीजन दोनों गलत है, हम डी वाले को टिक कर देते हैं। असर्शन और रीजन दोनों गलत है तो डी वाले को टिक करते हैं। असर्शन कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी मैंने जिसको अभी बताया था कप्पा की बात करते हैं, पानी बढ़ाते चले जाओगे डाइल्यूशन करते चलोगे, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ये ऑप्शन तो ये असर्शन सही चल रहा है। और देखना रीजन में ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो याद रखना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है असर्शन रीजन नजरिए से, तो ए वाला यहाँ पर करेक्ट, असर्शन रीजन दोनों से और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्या बताता है, कह रहे असर्शन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बात सही कह रहे हैं क्योंकि आपको बताया था कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे बढ़ता चला जाता है तो एक्सपेरिमेंटली इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बात ये सही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कोहलॉश लॉ हेल्प टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बात सही कह रहे हैं, ये भी बात सही, ये भी बात सही है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके बारे में कोई रीजन थोड़ी ना बता रहे, बस कह रहे हैं कि रीजन में आपको कि कोहलॉश लॉ जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी हमें बताता है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये बात सही है, तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो हम बी वाले को टिक करते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, कह रहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl प्रोड्यूस Na मेटल्स, गलत। देखो एक्वस लिख दिया और मैंने कहा अगर एक्वस है तो सोडियम नहीं जाएगा, तो कैथोड पे वाटर जाकर के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता था, ये गलत। Na इज ऑब्टेन एट कैथोड, गलत, दोनों गलत, तो डी ऑप्शन लगाएंगे। एक्वस मीडियम में आपको वो नहीं मिलने वाला। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 154, इन इलेक्ट्रोलिसिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिशन 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ कॉपर, सही कह रहे हैं। 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है, 1 मोल को सिल्वर, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग मिलेगी, सही। क्यों? क्योंकि आपको पता है Ag जो हो जाता है उसको डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तब वो Ag में जाता है 1 मोल में। और अगर हम बात करते हैं कॉपर,
से सीयू में जाने के लिए आपको पता है 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है यहीं पर आपको डिफरेंस देखने को मिल गया, 1 मोल ये बन रहा है 1 मोल, लेकिन जब ये बनता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग है तो चार्ज अलग अलग होगा। तो आपको ये बताया इलेक्ट्रोलिटिक द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिटिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये तो सही जा रहा है। चलो अगला देखते हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट। ये भी लाइन सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इसको डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तब करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाता। लेकिन आप कहेंगे दोनों का मोलिकुलर वेट सेम थोड़ी ना था, अलग अलग होता है। ये बात भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे सेक्शन जो भी A, B, C हैं सबके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।